साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। एमपीपीएससी का जो बैच है 2020 का, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है एमपीपीएससी का जो 2020 का एग्ज़ाम होगा उसके प्रीलिम्स के सिलेबस पर। बारी बारी से हम पूरे सिलेबस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सिलेबस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सफलता के लिए। तो मेरा आपसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से याद करके रखें, चाहे आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हो चाहे आपका मेंस का सिलेबस हो। तो आज हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, बारी बारी से हम मेंस के सिलेबस को भी एक तरीके से डिकोड करेंगे। तो आपके सामने ये मैं वीडियो जो है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बात करते हैं हम राज्य सेवा परीक्षा की, राज्य सेवा परीक्षा 2020 की। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं कि ये जो परीक्षा है या प्रारंभिक परीक्षा की जो हम बात करने जा रहे हैं, इस प्रारंभिक परीक्षा में होता क्या है। आप देखेंगे यहाँ एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा है, वैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। वैकल्पिक प्रश्न का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित है। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे और आपको एक सही विकल्प को चुनना होगा। तो जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होते हैं, वैकल्पिक पद्धति पर आधारित होते हैं। तो आपको इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब ये कि इस एग्जाम में सिर्फ आप क्वालिफाई होते हैं और आपको मेंस देने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस की परीक्षा के अंक और साथ ही साथ साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के अंकों को जब जोड़ देते हैं तो उससे जो मेरिट बनती है उससे आपको जो है एक तरीके से पोस्ट मिलती है। तो बहुत ही आसान बात है शुरुआती। ये सारी चीज़ें मैं नए छात्रों के लिए बता रहा हूँ। नए छात्र जो बिल्कुल नहीं जानते हैं पीएससी के बारे में, वो अब सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कि अब ये परीक्षा होगी कैसे। तो दोस्तों आपको बता दूं, 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके प्रीलिम्स में और दोनों प्रश्न पत्रों का अपना महत्व है। आप देखेंगे जो पहला प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो इसमें 200 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसी तरीके से आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण है और जिसे हम सी सेट के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका 200 अंकों का होगा और 2 घंटे का रहेगा। और ये दोनों ही जो पेपर हैं वो बहुविकल्पी प्रश्नों पर ही आधारित होंगे, मतलब वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि प्रीलिम्स में जो आपका पेपर आता है दोनों भाषाओं में आता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही भाषाओं में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी कभी होता क्या है, हिंदी के प्रश्नों में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं या इंग्लिश के प्रश्नों में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, तो उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि होता क्या है कि कितने लोगों को मेंस देने का अवसर प्राप्त होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जितनी रिक्त स्थितियां होती हैं या जितनी वैकेंसी होती हैं उसके 15 गुना छात्रों को मेंस देने का अवसर प्राप्त होता है। 15 गुना जो छात्र है वो मेंस देंगे। जैसे कि 500 वैकेंसी आई हैं तो 500 का 15 गुना आपका कितना हो गया, 7,500 लोग। तो 7,500 लोगों को मेंस देने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में, चाहे आपका पहला पेपर हो सामान्य अध्ययन का चाहे आपका दूसरा पेपर हो सी सेट का, 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% अंक नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर एक विशेष रियायत और दी गई है कि जो SC ST समुदाय के बालक हैं, बालिकाएं हैं, या फिर आपके देख सकते हैं कि OBC के जो छात्र हैं उनको सिर्फ 30% अंक लाने होते हैं। इसमें दिव्यांग श्रेणी के छात्रों को भी शामिल किया गया है, मतलब 30% अंक लाकर वो है जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाई का मतलब सिर्फ ये है कि इतने नंबर तो लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी मेरिट में कोई भी पूछ परख नहीं होगी। वैसे इतने कम अंकों पर मेरिट कभी जाती नहीं है, लेकिन इतना लाना अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको जानना चाहिए दोस्तों कि जो दूसरा पेपर है
और ये जो दूसरा पेपर आपका सीसेट का पेपर है, ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। मतलब जब आप सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं तो सिविल सेवा की परीक्षा के लिए आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। 40 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब कि आपकी जो मेरिट बनती है वो पहले पेपर के आधार पर बनती है। मतलब सामान्य अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी से ही आपकी मेरिट बननी है। दूसरे पेपर में तो 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूँ कि राज्य सेवा परीक्षा के साथ साथ वन सेवा परीक्षा भी होती है, और वन सेवा परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो सेम है, एग्जाम भी सेम दिन कंडक्ट होता है। तो जो भी छात्र वन सेवा परीक्षा के लिए भी अप्लाई करते हैं उन्हें भी यही सिलेबस तैयार करना पड़ता है, और साथ ही साथ हम वन सेवा परीक्षा की भी आगे चल के तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताऊं कि आप देखेंगे कि वन सेवा परीक्षा में आपका पहला पेपर और आपका दूसरा पेपर, दोनों पेपर के जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि सिविल सेवा परीक्षा में आपका ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे छात्र जो वन सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उन्हें दूसरे पेपर पर भी जो है एक तरीके से बहुत अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उस पर, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये प्रारंभिक परीक्षा में जब हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, पहले सबसे लास्ट में हम सेकंड पेपर को भी लेंगे, तो पहले पेपर में आप देखेंगे 10 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से अधिकांश जो टॉपिक हैं वो आपके देखेंगे कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। कहने का मतलब मध्य प्रदेश का वेटेज काफ़ी अधिक है। तो आप देख सकते हैं पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की एक तरीके से हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका कल्चर पढ़ेंगे, इसका लिटरेचर पढ़ेंगे, काफ़ी डीप में पढ़ेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण पहलू हो गया है मध्य प्रदेश के सिलेबस को पढ़ना। दूसरा टॉपिक आप देख रहे हैं भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के अंतर्गत वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद भी भारत को हमें पढ़ना होता है। तीसरा टॉपिक आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, बिल्कुल अलग लिखा है। हालांकि किताबों में ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश की किताबों में एक साथ दी जाती हैं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल को हम पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा टॉपिक आता है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, जो कि ज्योग्राफी की बुक से हमें पढ़ना होता है। तो पूरे विश्व का भूगोल और भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को हम ध्यान में देते हैं। पांचवा टॉपिक आप देख रहे हैं राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है, राज्य में राज्यपाल हुआ, मंत्रिमंडल हुआ, विधानसभा हुआ, इनसे जुड़े हुए फैक्ट या इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। इसी तरीके से राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, कृषि क्षेत्र हुआ आपका, औद्योगिक क्षेत्र हुआ, सेवा क्षेत्र हुआ, इन पर भी बातें करेंगे। इसके बाद आपका छठवां टॉपिक आता है भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। तो जो बात हमने एक तरीके से एमपी के लिए पढ़ी वही पूरे देश के लिए पढ़ना है। कहने का मतलब भारत का संविधान आपको अच्छे से तैयार करना है, गवर्नेंस तैयार करनी है, शासन प्रणाली कैसे चलता है हमारा शासन, और साथ ही साथ जो इंडिया की इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमिक्स को हम पढ़ेंगे कि कैसे पूरा देश चल रहा है, भारत की कृषि का क्या महत्व है, भारत के सेवा क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्रों का क्या महत्व है, क्या वेटेज है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद सातवां टॉपिक आपका आता है विज्ञान एवं पर्यावरण। साइंस आपको तैयार करनी है, और सामान्य जो है विज्ञान ही है, ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं रहता है लेकिन तैयार आपको करना है। साथ ही साथ आपको एनवायरनमेंट का पहलू भी तैयार करना है। एनवायरनमेंट भी आप देखेंगे पिछली परीक्षा में आता ही रहा है, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, तो वो आपको तैयार करना है। आठवां टॉपिक आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं का मतलब है करेंट अफेयर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर जो भी इवेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, कोई विशेष व्यक्ति चर्चा में है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पहले भी जुड़ा रहा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें।
इसके बाद 10वां टॉपिक आता है आपका राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं और सांविधिक संस्थाएं। ध्यान दें, इसमें संवैधानिक संस्थाएं भी हमें पढ़नी है और सांविधिक संस्थाएं पढ़नी है। पूरी लिस्ट आपको दी गई है जिस पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिकों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और चूंकि मध्य प्रदेश ने सिर्फ ये 10 टॉपिक नहीं लिखे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें और लिखी हैं जिस पर हम अब आगे बात करेंगे। तो अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य की, जो कि पहला टॉपिक है। इसमें पहली बात लिखी है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश। मध्य प्रदेश में हिस्ट्री में प्राचीन मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री में कौन सी प्रमुख घटनाएं रही हैं, आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं। और साथ ही साथ प्रमुख राजवंश जैसे कि सिंधिया वंश हुआ, होलकर वंश हुआ, चंदेल वंश हुआ, जैसे ये वंश हैं, इनके प्रमुख जो योद्धा हैं, इनके प्रमुख जो शासक हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। फिर हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है। दोस्तों हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, आज़ादी में भारत के हर हिस्से का योगदान रहा है, तो सीधी सी बात है मध्य प्रदेश का भी रहा होगा। तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है उसे हम पढ़ते हैं। तीसरा, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। हम मूर्ति कला पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, चित्रकला पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो भीमबेटका हुई या हमारी आप देख सकते हैं कि खजुराहो के मंदिर हुए, किले हुए, मकबरे हुए, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसके बाद अलग से लिखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में काफ़ी जनजातियां रहती हैं और उनके द्वारा कई बोलियां बोली जाती हैं। साथ ही साथ अन्य बोलियां भी हैं जो मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों में बोली जाती हैं। तो सबको हमें पढ़ना है, प्रश्न आते हैं यहाँ से। इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों की, जो कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ एक तरीके से सामूहिक त्यौहार हैं, कॉमन त्यौहार हैं, जबकि कुछ अलग अलग हैं। लोक संगीतों के बारे में पढ़ेंगे, लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे और लोक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब लोक कला, लोक साहित्य और लोक जो है आपका संगीत के बारे में देखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। प्राचीन मध्य प्रदेश के कौन से साहित्यकार रहे हैं, जैसे कि कालिदास वगैरह। आधुनिक या मध्यकाल के कौन से साहित्यकार रहे हैं, उनकी कौन कौन सी किताबें हैं, इनको हमें पढ़ना होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश आप जानते हैं काफ़ी समृद्ध है पर्यटन के मामले में, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, तीर्थ यात्राएँ हों और चाहे आपका पर्यटन स्थल हों। लोग जाते हैं घूमने के लिए, विदेशी लोग भी आते हैं। खजुराहो में देखिए बहुत ही काफ़ी समृद्ध परंपरा है हमारी पर्यटन की, तो ये चीज़ आप देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। कई ऐसे जनजातीय व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है अपनी जाति के। बाद हम बात करेंगे भारत के इतिहास की। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास की बात की, भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो आपको पता है भारत का इतिहास 3 भागों में बटा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक दिया है वो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, उनकी घटनाएं कौन सी हैं और साथ ही साथ उनका प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं कौन सी थी। दोस्तों हिस्ट्री को अगर समझना हो तो प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी अगर आप इन 3 चीज़ों को समझते हैं। तो प्राचीन भारत जैसे कि आप देखेंगे आपका वैदिक काल हुआ, आपका हड़प्पा सभ्यता हुई, आपका उत्तर वैदिक काल हुआ, आपका मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर हम मध्यकालीन भारत में आएंगे, सल्तनत काल पढ़ेंगे, मुगल शासक पढ़ेंगे और इसके बाद आती है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आपको पता है राजा राम मोहन राय जैसे लोग आए जिन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। तो इस टॉपिक को भी हम जो है अलग से देखेंगे प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद आता है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम देखेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम देखेंगे दोस्तों। और आपको पता है 1857 या हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जितनी भी घटनाएं हुई काफ़ी महत्वपूर्ण समय था, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़
दी गई है हमारे सिलेबस में, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। मतलब स्वतंत्रता के बाद आपको पता है रियासतें थीं जिनको खुला छोड़ दिया गया था, उनकी स्वेच्छा पर निर्भर था कि वो चाहे भारत के साथ मिले चाहे पाकिस्तान के साथ मिले। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कैसे इनका एकीकरण किया भारतीय संघ के साथ, और साथ ही साथ उनका पुनर्गठन कैसे हुआ, बाद में कैसे अन्य राज्य बने, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। कहने को ये 3-4 टॉपिक हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये एक बड़ा टॉपिक है। हिस्ट्री वैसे भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल की। तो मध्य प्रदेश का भूगोल बिल्कुल अलग दिया है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के वन, मध्य प्रदेश की वनोपज, मतलब वनों से हमें जो सामग्रियां प्राप्त होती हैं, तेंदुपत्ता हुआ, आपका शहद हुआ, लाख हुआ, ये ऐसी चीज़ें, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं। तो कुल मिलाकर जो हमारे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मध्य प्रदेश की जलवायु आती है दोस्तों, आप जानते होंगे मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किस तरीके से ये जलवायु भारत जो मध्य प्रदेश को प्रभावित करती है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बात करेंगे फिर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधनों की। आप जानते हैं प्रकृति ने हमें उपहार में कई संसाधन दिए हैं, और उन संसाधनों का उपयोग मनुष्य के द्वारा अपनी एक तरीके से समृद्धि में किया जाता है। तो वही चीज़ें हम देखेंगे, मिट्टी को देखेंगे, बाकी जो वन संसाधन हैं उनको देखेंगे, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में परिवहन। दोस्तों आप जानते हैं परिवहन के मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं, आपका सड़क परिवहन, वायु परिवहन और आपका जल परिवहन। तो मध्य प्रदेश में जो जितना क्षेत्रफल है, चाहे आप पूरब देखें, पश्चिम देखें, उत्तर देखें, दक्षिण देखें, ये सुविधाएं कितनी विस्तृत रूप से फैली हुई हैं, कहाँ पर कमी है, उन पर हम बात करेंगे। नेशनल हाईवे देखेंगे कौन कौन से मध्य प्रदेश से निकलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देखेंगे मध्य प्रदेश में, वो सारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, ऊर्जा के साधन हैं। और आप जानते हैं मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है एक तरीके से, तो सिंचाई के साधन तो होना जरूरी है, तो बात उन्हीं पर करेंगे। विद्युत परियोजना की बात करेंगे क्योंकि ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण है अन्य गतिविधियों के लिए, चाहे औद्योगिक गतिविधियां हों, चाहे आपकी सर्विस सेक्टर की गतिविधियां हों, कृषि की गतिविधियां हों, ऊर्जा तो बहुत ज़रूरी है, विद्युत जरूरी है। फिर बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों पर। ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हमारा राज्य ही कृषि प्रधान राज्य है तो पशुपालन पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है कितना समृद्ध है। जब हम मध्य प्रदेश का भूगोल देख लेंगे तो भारत एवं विश्व के भूगोल को भी देखेंगे। तो आप देखेंगे भारत और विश्व का भूगोल काफ़ी विस्तृत है, जिसमें सबसे पहले आता है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल का सीधा सा मतलब है कि जो कंसेप्ट हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, तूफान कैसे आते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, पर्वत कैसे बने हैं, पठार कैसे बने हैं, मैदानों का निर्माण कैसे होता है, नदियां कैसे संचरण करती हैं, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ हम मध्य जो पूरा इंडिया है उसके प्राकृतिक प्रदेशों को देखेंगे, हम मैदानों को देखेंगे, भारत का जो मैदान है, हम तटीय इलाकों को देखेंगे, हम द्वीपों को देखेंगे, वो सारी चीज़ें। इसके बाद हम प्राकृतिक संसाधनों पर बात करेंगे देश के, जिसमें हम देश के वनों पर बात करेंगे, खनिज पर बात करेंगे, संपदा, खनिज संपदा पर बात करेंगे, जल पर बात करेंगे, भारत की जो कृषि है उस पर बात करेंगे, वन्य जीवों पर बात करेंगे। साथ ही साथ भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है, सेंचुरीज हैं जिन्हें हम अभयारण्य बोलते हैं, और सफारी हैं, सफारी जैसे कि आप देख सकते हैं मुकुंदपुर में है सतना के पास। तो वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक भूगोल, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम मानव भूगोल के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखेंगे जनसंख्या संबंधी बातों को देखेंगे। आप जानते हैं कि 2011 में हमारी जनगणना हुई, तो उसके आंकड़ों को हम लेंगे 2020 के लिए, और 2021 में दूसरी जनगणना जब आंकड़े आ जाएंगे तब उनके आंकड़ों का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ लिंगानुपात हुई, जनसंख्या वृद्धि दर हुई, साक्षरता दर हुई, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, समाज के कौन से लोग कौन सा काम कर रहे हैं इंडिया में, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। इसके बाद आता है आपका आर्थिक भूगोल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक भूगोल का सीधा सा मतलब है संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे मानवीय संसाधन हो। मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों। जब एक व्यक्ति स्वस्थ होता है, शिक्षित होता है, तो वो कई उत्पादक गतिविधियों में भाग लेता है और एक तरीके से अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम करता है। फिर हम बात करेंगे
विश्व के महाद्वीपों पर, विश्व के विभिन्न देशों पर, महासागरों पर, नदियों पर, पर्वतों पर, सारी चीज़ें हम देखेंगे। मैप बाय एक तरीके से विश्व के भूगोल को हम पढ़ेंगे। विश्व के प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे, कहाँ पर कोयला होता है, कहाँ पर लौह अयस्क होते हैं, ये सारी चीज़ें। कौन सा देश वनों की दृष्टि से संपन्न है, ये सारी चीज़ें। कहाँ पर कॉटन ज़्यादा होता है, ये सारी कृषि के संबंधित चीज़ें भी हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे जो है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा स्रोत। आप जानते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपके वही कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, जिसका उपयोग हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपके सूरज हुआ, पवन ऊर्जा हुई, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ ज्वारी ऊर्जा हुई, इन पर हम बात करेंगे। इसके बाद आता है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था। जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश का इतिहास देखा, मध्य प्रदेश का भूगोल देखा, आप देखेंगे राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो संवैधानिक व्यवस्था में दो टॉपिक जुड़े हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल हुआ, मंत्रिमंडल हुआ, विधानसभा हुआ, और मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो सारी चीज़ें देखेंगे। जितने भी फैक्ट हम तैयार कर सकते हैं प्रीलिम्स के हिसाब से वो करेंगे। फिर हम मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज देखेंगे, नगरीय प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए ये बिल्कुल अलग से जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ से डीप प्रश्न आएंगे, और जिस तरीके से कुछ वर्ष पहले पटवारी के एग्जाम में डीप प्रश्न आए थे, वैसे ही यहाँ पर भी आपको प्रश्न देखने मिल सकते हैं। बात करेंगे फिर हम मध्य प्रदेश की जनांकिकी की और जनगणना की। जो ये पोर्शन है वो एक तरीके से इकोनॉमिक्स में आता है। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या को देखेंगे, जनगणना को देखेंगे, कौन से आयु वर्ग के लोग क्या काम कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु जन्म दर क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें टॉपिक है मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी। तो आप देखेंगे बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को करने के बाद आप मेंस के प्रश्नों को भी हल कर सकेंगे। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों की। आप जानते हैं मध्य प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो कि औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है, जैसे कि इंदौर के पास पीतमपुर हुआ, ये सारी चीज़ें, या हमारे ग्वालियर के पास मालनपुर हुआ। इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश की जातियों को पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति जनजातियों को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। आप देखेंगे सरकार जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए नई नई योजनाएं लॉन्च करती है। योजनाओं का उद्देश्य क्या है, उनके प्रावधान क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम जब ये पढ़ लेंगे, इसके बाद जो हमारी चर्चा होगी वो भारत के संविधान पर, भारत की शासन प्रणाली पर और अर्थव्यवस्था पर होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, टॉपिक बिल्कुल क्लियर किए गए हैं, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, दो अधिनियम दिए गए हैं। वैसे आपको बताऊं, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें कई अधिनियम पढ़ने होते हैं, कई चार्टर एक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में इन दोनों को महत्व दिया गया है। इसके बाद संविधान सभा की हम बात करेंगे, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी और उसने कौन कौन से कार्य किए। फिर हम संघीय कार्यपालिका को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं एक होती है कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका एक ऐसी संस्था होती है जो कानूनों को लागू करने का काम करती है। तो संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ, केंद्र स्तर की कार्यपालिका, उसे हम देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में जितने भी प्रावधान हैं उन पर बात करेंगे, और संसद का मतलब हुआ दोस्तों आपकी केंद्रीय विधायिका। तो केंद्रीय विधायिका करती क्या है, आप जानते हैं कानून का निर्माण करती है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम इसके बाद नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर बात करेंगे, हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक अलग से जोड़े गए हैं जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 51 का तक हैं, तो इनको काफ़ी डीप से पढ़ना होगा। इसके बाद आता है संवैधानिक संशोधन। आप जानते हैं हमारे संविधान जो है वो कठोर और लचीले का समन्वय है। कठोर और लचीले के माध्यम से हम कहते क्या है कि संविधान में कुछ परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन की प्रक्रियाएं क्या हैं, कौन कौन से प्रमुख संशोधन हुए हैं, उन पर बात करेंगे। फिर आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, आपकी न्यायिक व्यवस्था।
तो सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था का मतलब है कि न्यायालय से जुड़े जितने भी पहलू हैं वो सारे पढ़ेंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय भी पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो अन्य सत्र और जिला न्यायालय हैं उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था का मतलब है कुछ ऐसे सिद्धांत भी पढ़ेंगे जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन आदि। तो उन चीज़ों से ये हमारी चीज़ें तैयार होंगी। साथ ही साथ लोक अदालतें जैसी चीज़ें हुई, पारिवारिक न्यायालय हुए, उनको भी हम देखेंगे। फिर यहाँ के बाद जो टॉपिक चालू होगा वो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। औद्योगिक विकास पढ़ेंगे, विदेशी व्यापार पढ़ेंगे और आयात निर्यात पढ़ेंगे। एक शब्द दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इस शब्द में ही पूरी इकोनॉमिक्स छुपी हुई है, पूरी इकोनॉमी आ जाती है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक उन्होंने दे दिए हैं। औद्योगिक विकास, स्वतंत्रता के बाद हमारा उद्देश्य रहा था दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, क्योंकि हम चीज़ों को बाहर से मंगाते थे। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे हमारे देश ने काफ़ी औद्योगिक प्रगति की। विदेशी व्यापार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे, भुगतान संतुलन आदि पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आयात निर्यात के क्या आंकड़े हैं उन पर बात करेंगे, किन देशों के साथ हमारे कैसे आयात निर्यात के संबंध हैं। इसके बाद कुछ वित्तीय संस्थाओं की भी बात करनी है, जैसे कि आपकी आरबीआई हुई, रिजर्व बैंक हुई, इसकी कार्यप्रणाली को देखेंगे। आप जानते होंगे रिजर्व बैंक को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। साथ ही साथ जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनको देखेंगे, एसबीआई वगैरह। सेबी को देखेंगे, आप जानते हैं सेबी जो कि शेयर मार्केट पर कंट्रोल करती है। एनएसई को देखेंगे, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसके बाद हम जो एनबीएफसी हैं, जिन्हें हम हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कहते हैं, उनको भी देखेंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और बैंकों में क्या अंतर होता है वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंडिया की एक तरीके से पॉलिटिक्स को समझेंगे, शासन प्रणाली को समझेंगे और इकोनॉमिक्स को समझेंगे। अब हम बात करते हैं विज्ञान और पर्यावरण की। तो पहला ही टॉपिक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। दोस्तों विज्ञान कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो कुछ मौलिक सिद्धांत जैसे कि आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हुआ, न्यूटन के जो लॉ हैं वो हुए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो विज्ञान चाहे आपका बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबके मौलिक सिद्धांतों को लेकर आपको चलना होगा। फिर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हुई हैं वो पढ़ेंगे। आप जानते हैं हमारे देश में इसरो है, मौसम संगठन है, मौसम संस्थान है जो कि मौसम की जानकारी देता है। इसरो की तो आप जानते हैं कितना महत्व है आज की डेट में। इसने विभिन्न उपग्रह लॉन्च किए हैं। उपग्रहों की भी बात करेंगे कि उपग्रह कौन कौन से उपग्रह होते हैं, भूस्थिर उपग्रह क्या होता है, तुल्यकालिक उपग्रह क्या होता है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हम अंतरिक्ष में बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपको पता है हमने चंद्रयान छोड़ा, मंगलयान पर काम किया। इसके बाद हम देखेंगे आपका आएगा पर्यावरण और जैव विविधता। तो जैव विविधता दोस्तों आप समझ सकते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैव विविधता का सीधा सा मतलब है प्रत्येक जीव जिसमें जीवन हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें जीवन हो। तो पेड़ पौधे हुए, आपके जीव जंतु हुए, सूक्ष्म जीव हुए, या जीन्स वगैरह हुए, वो इसमें शामिल होते हैं। पर्यावरण शब्द ही दे दिया, इसका मतलब ये सारी चीज़ें आ गई पर्यावरण की एक शब्द में ही। फिर आपका इकोलॉजी आ गई, आपका इकोसिस्टम आ गया, पारिस्थितिक तंत्र आ गया कि किस तरीके से कोई भी पारिस्थितिक तंत्र, चाहे जली हो, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र हो, वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र हो, वो कैसे बैलेंस रहते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है, कैसे ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है। इसके बाद हम पोषण की बात करेंगे, बायोलॉजी का टॉपिक है। आहार की बात करेंगे, पोषक तत्वों की बात करेंगे कि किस तरीके से मनुष्य को ये सामग्री लेनी चाहिए ताकि वो एक तरीके से बैलेंस रहे, उसका शरीर तेजी के साथ वृद्धि करे। बात करेंगे फिर मानव शरीर की संरचना की। दोस्तों हमारा शरीर आपको पता है, मानव शरीर में कई तंत्र होते हैं, उन सारे तंत्रों की बात करेंगे। कई अंग हैं हमारे शरीर में, लिवर हुआ, आपका हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, आपका मस्तिष्क हुआ, तो ये कुछ सिस्टम होते हैं बायोलॉजी में, उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका कृषि उत्पाद टेक्निक। आपको पता होगा दोस्तों कि हमने हरित क्रांति के बाद
काफ़ी तरक्की की, आत्मनिर्भर बने हम कृषि के क्षेत्र में। तो आत्मनिर्भरता हमें कैसे मिली? तो आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति थी, हमने अच्छे बीजों का प्रयोग किया, हमने कई तकनीक का प्रयोग किया, सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया, हमने अच्छे उर्वरक प्रयोग किए। आज की डेट में तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हम ऐसी सिंचाई तकनीकों का भी प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें हम फुब्बारा सिंचाई बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिंचाई बोलते हैं, या बूंद बूंद या टपकन पद्धति बोलते हैं। उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक आता है आपका खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। दोस्तों, खेतों से आपका जो खाद्य सामग्री प्राप्त होती है आपको, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी कम होती है। तो इसका मतलब है कि जो भोजन है जो खेतों से प्राप्त हो रहा है उसको हम इस तरीके से प्रोसेसिंग करें कि उसकी कीमत बढ़ जाए। खाद्य प्रसंस्करण का उद्देश्य होता है उत्पाद की कीमत को बढ़ा दीजिए। तो आज की डेट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जैसे कि आलू से चिप्स बनाते हैं, ये खाद्य प्रसंस्करण का एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आता है आपकी स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आपकी जो हेल्थ पॉलिसी है, गवर्नमेंट लगातार हेल्थ पर काम कर रही है, मध्य प्रदेश की भी कर रही है, आपकी इंडिया की भी कर रही है, तो वो सारी चीज़ें। इसके बाद स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं। सरकार लगातार नई नई योजनाएं लॉन्च करती है स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रदूषण, आपकी प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। तो आप देखेंगे प्रदूषण के टॉपिक पर बात करेंगे, कितने तरीके का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण हुआ, आपका वायु प्रदूषण हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर प्राकृतिक आपदाएं कई होती हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे वर्तमान में तो हम कोरोना जैसी महामारी से निपट रहे हैं, ये भी एक तरीके की आपदा है। और इनका मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे हम प्राकृतिक आपदा को रोक सकते हैं, आपदा से पहले कैसे रोक सकते हैं, आपदा के दौरान उसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, और बाद में जो लोग प्रभावित हुए उन्हें कैसे उनका एक तरीके से वेलफेयर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों टॉपिक थे आपके जो है साइंस और पर्यावरण से संबंधित। बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, कुल मिलाकर करंट अफेयर्स की बात करेंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों की बात करेंगे। आप जानते हैं साल भर में कई लोग अपनी प्रतिभाओं को उभारते हैं, चर्चा में रहते हैं, कई लोगों को नए नए पद मिलते हैं, उनकी बात करेंगे। कुछ स्थानों की बात करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे वुहान शहर है, कोरोना के कारण चर्चा में रहा। तो ऐसे कई स्थान होते हैं जो साल भर चर्चा में रहते हैं, कहीं पर कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई समारोह होता है, कोई खेल होता है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करेंगे, साल भर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, कुछ त्रासदियाँ होती हैं, तो कुछ एक तरीके से बेहतर कार्य होते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे। फिर भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, आप जानते हैं खेलों पर जो सरकार है, चाहे अपने इंडिया की सरकार हो चाहे किसी राज्य की हो, काफ़ी काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल संस्थाएं हैं उनके बारे में ध्यान देंगे, जैसे कि आपका BCCI हुआ, हॉकी फेडरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें। खेल प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हो रही हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, उनकी बात करेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से पुरस्कार इन खेलों में दिए जाते हैं। फिर टॉपिक आता है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नए नए आविष्कार होते रहते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कहने का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। रोबोटिक्स आज की डेट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं रोबोटों के माध्यम से जो है कंपनियां या उद्योगों में काम किए जाते हैं, तो उसके सिद्धांत को पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि रोबोटिक्स या रोबोट में एक तरीके से मानवीय संवेदनाओं को डाल देना, मतलब उसे कोई भी इनपुट देने की ज़रूरत नहीं हो, वो सेल्फ रूप से ही एक तरीके से काम कर ले। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और साथ ही साथ आपकी साइबर सिक्योरिटी टॉपिक हमेशा से आता रहा है, MPPSC वगैरह में काफ़ी प्रश्न आते हैं। हैकिंग आप देखेंगे, ग्रे हैकर क्या होते हैं, वाइट कैप हैकर क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। फिर टॉपिक आता है E-गवर्नेंस, तो सीधा सा मतलब है एक तरीके से डिजिटल गवर्नेंस की बात करेंगे कि सरकार कंप्यूटर के माध्यम से किस तरीके से अपने शासन को बढ़ा रही है, शासन में गुणवत्ता ला रही है। आप देखेंगे सरकार कंप्यूटराइजेशन पर लगातार जोर दे रही है, भ्रष्टाचार कम होता है, इससे पारदर्शिता बढ़ती है। तो उसकी जो भी योजनाएं होंगी, जो भी कंसेप्ट होगा, उसको हम देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे इंटरनेट पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। आप देखेंगे इंटरनेट आज की डेट में प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके जीवन का दिनचर्या बन गई है। साथ ही साथ कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं,
आप उन पर विजिट करते हैं, उनको देखते हैं, तो ऐसी जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं आपकी फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम वगैरह या अन्य जो भी व्हाट्सएप वगैरह, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके सीईओ वगैरह कौन है, ये सारी चीज़ें। ई कॉमर्स सीधा सा मतलब है कि आप जब जो आप खरीदारी करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से वेबसाइट पर जाकर इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो यही पद्धति कहलाती है ई कॉमर्स। तो आप देखेंगे आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ई कॉमर्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमारे आसपास जो दुकानें होती है उनसे हम सामान नहीं लेते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से हम चीज़ों को परचेज करते हैं। इसके बाद दोस्तों अंतिम 10वां टॉपिक आता है राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि आपका भारत का निर्वाचन आयोग हुआ, आपका राज्य का निर्वाचन आयोग हुआ जो कि चुनाव करवाने का काम करते हैं। आप जानते भी होंगे भारत का निर्वाचन आयोग देश के स्तर पर संसद के चुनाव करवाता है, आपके लोकसभा के, राज्यसभा के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति के करवाता है। और जबकि राज्य निर्वाचन आयोग आपके राज्य के जो पंचायत के चुनाव हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, इन चुनावों को संपादित करता है। तो इनकी कार्य प्रणाली क्या है, क्या अधिकार हैं, कार्य हैं, शक्तियाँ, उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग की और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की। दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, यूपीएससी और एमपीपीएससी। तो उसके माध्यम से हम संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं और साथ ही साथ इनके अध्यक्ष वगैरह कौन हैं वर्तमान में या अभी तक कौन रह चुके हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं बिल्कुल, तो ये देखेंगे। फिर हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पढ़ेंगे, कैग जिसे हम बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेखा जोखाओं की एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आपका नीति आयोग। आप जानते होंगे योजना आयोग को हमने समाप्त किया, उसकी जगह नीति आयोग को बना दिया। एक तरीके का बौद्धिक प्रतिनिधिमंडल होता है और नीति आयोग जो है एक तरीके से सलाह देने का काम करता है। हम इसे एक तरीके से ब्रेन संस्था भी बोल सकते हैं। तो एक तरीके से सरकार को ये सुझाव देता है कि आपको ये करना चाहिए। योजना आयोग का कुल मिलाकर स्थान लिया इसने। बात करेंगे मानवाधिकार आयोग पर, महिला आयोग पर, बाल संरक्षण आयोग पर। तो मानवाधिकार आयोग जो कि पहले भी आपके सिलेबस में था, जो कि एक्ट के माध्यम से था, लेकिन अब एक्ट नहीं है, सिर्फ संस्था को रखा गया है। महिला आयोग जो कि महिलाओं के संरक्षण के लिए है, उनके पुनर्वास के लिए है। और बाल संरक्षण आयोग भी बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इनके प्रावधान क्या हैं, इनसे संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं, क्योंकि ये कानूनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं और इन संवैधानिक संस्थाओं का महत्व आप समझ सकते हैं। हमारे देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए। फिर हम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे, ओबीसी के विकास के लिए ये किया गया है। पहले ये एक तरीके से आपकी सांविधिक संस्था थी, अब संवैधानिक है। इसके बाद हम देखेंगे सूचना आयोग और सतर्कता आयोग। आपका जो आरटीआई होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो जो कंडक्ट करता है, उस पर जो रेगुलेशन रखने का काम करता है, वो आपका सूचना आयोग हुआ। सतर्कता आयोग हुआ, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का काम करता है राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद हम एनजीटी देखेंगे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। दोस्तों पहले होता क्या था, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते थे वो सौंपे जाते थे किसको, न्यायालय को, लेकिन न्यायालय पर काफ़ी भार हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में एक अलग संस्था 2010 में गठित की गई, जिसे हम बोलते हैं एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। और इसके बाद अंतिम संस्था आती है दोस्तों खाद्य संरक्षण आयोग। आप जानते हैं वर्तमान समय में काफ़ी मिलावट होती है। हमारे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कितनी मिलावट हुई, और उसके बाद हमने एक अभियान भी चलाया, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध नामक। तो उस घटना को देखते हुए ये जो टॉपिक है जोड़ा गया है। हालांकि काफ़ी रेयर टॉपिक है, हमारे मध्य प्रदेश में ही जोड़ा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे आपका ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन, वो आपको तैयार इस तरीके से करना होगा। तो ये हुआ आपका पहला पेपर। अब हम बात करते हैं दूसरा पेपर, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है आपके सिविल सेवा के लिए। हालांकि वन सेवा परीक्षा के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा इसे भी अच्छे से। तो पहली चीज़ है बोधगम्यता कंप्रेहेंशन।
तो दोस्तों ये कम्प्रहेंशन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ की समझ आपको बनानी होती है और समझ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। मतलब कुछ नहीं है, सामग्री वही है और वहीं से आपको जवाब छांटना है। लेकिन इनका स्तर अच्छा होता है कंपैरेटिवली बाकी हिंदी के कंप्रहेंशन की तुलना में। और ये वाले जो कंप्रहेंशन है ये दोनों भाषाओं में होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जबकि लास्ट में हम देखेंगे एक और कंप्रहेंशन आते हैं, वो सिर्फ हिंदी भाषा में ही होते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है आपकी हिंदी को चेक करना, क्योंकि आप हिंदी भाषी राज्य में हैं। फिर आप देखेंगे संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स, किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, दूसरे व्यक्ति की बातों को समझ सकता है। तो से संबंधित कुछ सिद्धांत भी हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी हमें तैयार करना है। तीसरा आपका लॉजिकल स्किल्स हो गई, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद आपका है डिसीजन मेकिंग और समस्या समाधान। आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप एक गृह जिले, किसी जिले के कलेक्टर हैं, वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। या आप एक आरटीओ ऑफिसर हैं, आप एक यातायात के अधिकारी हैं। इस तरीके से सिचुएशन दी जाती है और फिर आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से पूछा जाता है कि आपका निर्णय क्या होगा। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है सामान्य मानसिक योग्यता, कुल मिलाकर रीजनिंग आएगी। और जो भी रीजनिंग में हम पढ़ते हैं, अन्य जो एग्जाम देते हैं, वो सारी चीज़ें वही आपका ब्लड रिलेशन हुआ, रैंकिंग टेस्ट हुए, वो ऐसी सारी चीज़ें हम देखते हैं। कैलेंडर आदि के प्रश्न हुए, आपके घड़ी के प्रश्न हुए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं। इसके बाद आता है सिंपल मैथ होती है, जिन्हें हम बोलते हैं आधारभूत संख्यन। कुल मिलाकर संख्याओं से संबंधित प्रश्न होंगे और जिनका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 10वीं कक्षा तक का स्तर होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कुछ ग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं, स्टैटिक्स से संबंधित प्रश्न आते हैं। आंकड़ों के आधार पर आपको जो है प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो कुल मिलाकर अगर आपको कुछ बेसिक मैथ आता है, आपको परसेंट निकालना आता है, तो आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से तय जो है सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे लास्ट में आता है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी भाषा के कंप्रहेंशन आएंगे जो काफ़ी सरल होते हैं दोस्तों। बहुत ही एक तरीके से मैं कह सकता हूँ निम्न लेवल होता है इनका। और इनकी विशेषता होती है कि ये केवल हिंदी भाषा में ही होते हैं, अन्य किसी भाषा में नहीं होते हैं, सिर्फ हिंदी में। इसका इंग्लिश वर्जन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य है आपकी हिंदी की समझ को एक तरीके से चेक करना। जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, उनको चेक करना कि आप हिंदी भी जानते हैं कि नहीं जानते। तो दोस्तों ये हुआ आपका सेकंड पेपर, बहुत ही आसान है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और मेरे साथ आप देखेंगे कि प्रीलिम्स आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे छात्र जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, वो किसी ना किसी कारण से लगातार फेल होते जा रहे हैं, 1-2 नंबर से रह जाते हैं, यकीन मानिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीलिम्स का सिलेबस समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उद्देश्य यही था कि जब भी हम तैयारी करते हैं तो सीधा हमें सब्जेक्ट पर नहीं जाना चाहिए, एक एक स्टेप करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बस वही मेरा प्रयास था। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।